नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात हरियाणा की। सवाल यही, अब की बार किसका हरियाणा? क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव में हरियाणा ने बीजेपी और कांग्रेस को 50-50 का जनादेश दिया। विपक्षी गठबंधन ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से रोक दिया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार तो बनी, लेकिन बीजेपी के लिए विधानसभा चुनावों की चुनौती मुश्किल हो गई है। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान और अग्निवीर जैसा मुद्दा जाट समुदाय को यह नाराज करके बैठा है। ऐसे में बीजेपी पिछड़ा और दलित वोट बैंक पॉलिटिक्स के जरिए हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक बनाने का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और हरियाणा विधानसभा की फाइट टफ होती नजर आ रही है। मैं बैसाखियों वाली सरकार के लिए नहीं आया हूं। अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। हरियाणा में सियासी ऑपरेशन, टारगेट विधानसभा चुनाव मिशन। ओबीसी वोट पर बीजेपी का फोकस, चुनाव से पहले जातिवाद की चौसर। विधानसभा के 90 सीटों का घमासान, 2024 में हरियाणा कितना आसान? लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मन मुताबिक जीत नहीं मिली, तो इंडिया गठबंधन ने एनडीए को कड़ी टक्कर देकर विपक्षी एकता का संदेश दे दिया। और अब उसी का असर है कि देश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी हर उस कमजोर कड़ी को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई। हरियाणा में अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनाव होने। अब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने काम करना शुरू कर दिया। बीजेपी, कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी सहित अन्य सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी। ऐसे में 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की कोशिश में। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव में हैट्रिक लगाने के लिए ओबीसी समुदाय को साधने की कवायद शुरू कर दी। इसी कड़ी में देश के गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को महेंद्रगढ़ के पाली में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। हालांकि कार्यक्रम सरकारी था, फिर भी इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कुछ दिन पहले ही पंचकुला में बीजेपी ने प्रदेश विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया था। तब भी अमित शाह पंचकुला में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने की अपील की थी। बीजेपी के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 20 दिन में अमित शाह ने 2 बार हरियाणा का दौरा किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी को एनडीए और टीडीपी के सहारे दिल्ली की सत्ता मिली। साथ ही हरियाणा में पिछली बार बीजेपी जेजेपी के सहारे सत्ता में आई थी और लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में जेजेपी अलग हो गई, जिसके बाद बीजेपी ने निर्दलीयों के सहारे सरकार को बरकरार रखा। हरियाणा और दिल्ली में बहुमत नहीं मिलने के टीस महेंद्रगढ़ में अमित शाह के भाषणों में भी साफ नजर आई। मैं बैसाखियों वाली सरकार के लिए नहीं आया हूं। पूरा बीसी समाज एकत्रित हो और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दीजिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुट गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी है कि चुनाव में गेम चेंजर पिछड़ी जातियां हैं। ऐसे में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा जाति सम्मान समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए
और याद दिलाया कि किस तरीके से पिछड़ी जाति से, गरीब परिवार से एक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को उन्होंने बनाया है और अब जो आरक्षण में लाभ देकर के भी पिछड़ी जातियों को साधने की कोशिश की गई। लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि हर हाल में पिछड़ी जातियां जो हाथ से छिटक गई हैं किसी तरीके से फिर से बीजेपी में वापस आ जाएं ताकि नतीजे चुनाव के उनके पक्ष में ही हों। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा बना था और बीजेपी को इसका नुकसान भी हुआ। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को खूब भुनाया था और भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में भी नुकसान हुआ और पार्टी 5 ही सीटें जीत पाई। ऐसे में अब हरियाणा बीजेपी पिछड़े और दलित वोटर्स को रिझाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में बीजेपी गैर जाट वोटर्स पर फोकस कर रही, अलग अलग इलाकों को अलग अलग नेताओं के जरिए साधने का प्रयास कर रही। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले सैनी समाज से आने वाले नायब सिंह को सीएम बनाया। वहीं ब्राह्मण चेहरा मोहनलाल बड़ोली को हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात समेत 24 जिलों की ओबीसी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहती। कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो हरियाणा में भी यही करेंगे। कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। बीसी के हक की हम संरक्षण करेंगे। महेंद्रगढ़ में आयोजित ओबीसी सम्मान रैली के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी समाज को साधने की पूरी कोशिश में थे। गृह मंत्री ने रैली के मंच से ओबीसी के लिए 3 बड़ी घोषणाएं कर दी। अमित शाह ने हरियाणा में ओबीसी आरक्षण में लगाई गई क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 8 लाख करने की घोषणा की। इसमें तनख्वाह और कृषि आय भी नहीं गिनी जाएगी। पंचायतों में ओबीसी ग्रुप ए में 8% आरक्षण था, अब ओबीसी ग्रुप बी के लिए भी पंचायतों में 5% का आरक्षण मिलेगा। पंचायतों के साथ साथ नगर परिषद में भी ओबीसी ग्रुप बी के लिए 5% आरक्षण का ऐलान अमित शाह ने किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इन तीनों घोषणाओं से संबंधित नोटिफिकेशन की कॉपी भी हाथों हाथ मंच पर ही मुहैया करवा दी। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का 10 रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। महेंद्रगढ़ के मंच से अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। शाह ने कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की सैनी सरकार की जमकर तारीफ की। कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की सरकार ने गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला। भाइयों बहनों,
भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा की सियासत में ओबीसी को साधने की कवायद शुरू कर दी थी। लोकसभा चुनाव से करीब महीने भर पहले ही बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर से इस्तीफा लेकर और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर सबको हैरान कर दिया था। और अब बीजेपी नायब सिंह सैनी को ओबीसी का बेटा और कॉमन मैन बताकर हरियाणा जीत का सूत्र तैयार कर रही है। मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है, मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए। एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। यूपी और बिहार के तरह हरियाणा में जातियों का गणित हर चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए बड़ा चैलेंज रहा है। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो हरियाणा में जाट समाज की आबादी 27%, दलित समुदाय की आबादी 21%, ओबीसी की आबादी 30%, ब्राह्मण समुदाय की आबादी 8%, पंजाबी 8%, वैश्य 5%, राजपूत 3.5% और मुस्लिम आबादी 3.5% है। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा तबका जाट समुदाय, लेकिन किसान आंदोलन और फिर अग्निवीर योजना ने बीजेपी और जाट समुदाय के बीच मतभेद बढ़ा दिया। यही वजह है कि जब लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के बीच दूरी बनी तो इसे एक तरह का पॉलिटिकल स्टंट माना गया। हरियाणा की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि जेजेपी से गठजोड़ खत्म करना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था। दरअसल जेजेपी को जाट वोटर्स की पार्टी माना जाता है। इसके अलावा जाटों का वोट इनेलो और कांग्रेस को भी मिलता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि जेजेपी को भी अलग कर दिया जाए तो जाट वोट बट जाएंगे। इस तरह जाट वोटर जब 4 हिस्से में होंगे तो गैर जाट मतदाताओं के सहारे बीजेपी फिर से सत्ता हासिल कर सकेगी। इस टूट का फायदा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में मिल सकेगा। लेकिन बीजेपी की इस स्ट्रेटजी को विपक्ष ने भांप लिया और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीट से संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीट जीतने के बाद कांग्रेस हरियाणा में बहुत जोश के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बीजेपी से गांव-गांव जाकर हिसाब मांगने का अभियान भी चलाने की बात कही है। और आज इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने भी हुड्डा को चुनौती देते हुए कहा है कि वो हिसाब क्या मांगेंगे, हिसाब हम देंगे। गृह मंत्री ने चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस आकर के 10 साल का हिसाब किताब आमने सामने कर ले। इस तरीके से वार प्रतिवार हो रहा है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा चुनाव भी बहुत दिलचस्प और कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होते ही कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। कांग्रेस ने 15 जुलाई से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत की। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत की गई। विपक्षी दल का कहना है कि अभियान के तहत वो बेरोजगारी और कानून व्यवस्था समेत अलग अलग मोर्चों पर सत्ता में बैठी बीजेपी को निशाना बनाएगी। कांग्रेस ने गुरुवार को राज्य सरकार के खिलाफ एक आरोप पत्र भी जारी किया था, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर हरियाणा सरकार की आलोचना की गई। पिछले 5 साल में तो आप देखिए 10,000 से ज्यादा पक्की भर्ती नहीं आ पाई पिछले 5 साल में, और जो आई उसमें हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को। इसलिए हरियाणा मांगे हिसाब कि आज हरियाणा का नौजवान देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा नशा, सबसे ज्यादा विदेश में पलायन, सबसे ज्यादा निराशा की स्थिति में क्यों आया। हरियाणा मांगे हिसाब। महेंद्रगढ़ की रैली से अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उनके हिसाब मांगने के अभियान पर पलटवार करते हुए चुनौती दे डाली। शाह ने हरियाणा से हुंकार भरते हुए कहा कि वो बनिए के बेटे हैं और पिछले 10 साल का पूरा हिसाब उनके पास है। अमित शाह ने कांग्रेस को चैलेंज देते हुए कहा कि हुड्डा साहब को अपने 10 साल के कुशासन का भी पूरा हिसाब जनता को देना चाहिए। हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव-गांव जाकर
कांग्रेसी हिसाब मांगेगा, हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखे? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। आप क्या हिसाब मांग? आप हिसाब दे सकते हो नौकरियों में करप्शन का, आप हिसाब दे सकते हो जातिवाद फैलाने का, आप हिसाब दे सकते हो पिछड़ा वर्ग को न्याय करने का, आप हिसाब दे सकते हो परिवारवाद का, विकास का हिसाब नहीं दे सकते। हरियाणा की राजनीति में बीजेपी चौतरफा मुसीबत से घिरी नजर आती है। पहला किसान, दूसरा अग्निवीर, तीसरा आरक्षण और चौथा विपक्ष का मजबूत गठबंधन। लोकसभा चुनाव में 50-50 फाइट रहने के बाद बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर वो दाव आजमा लेना चाहती है जिससे उसे राज्य में भी तीसरी बार सत्ता में आने का मौका मिले। हरियाणा विधानसभा चुनाव को मुद्दों के नजरिए से देखा जाए तो फिलहाल विपक्ष का पलड़ा भारी नजर आता है। यही वजह है कि बीजेपी जाति, धर्म और आरक्षण के जरिए वोट पॉलिटिक्स को मजबूत बना रही है और आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से इस तरह के कई और एजेंडे सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।